वतन के लोगों। इससे पहले हम लोग जो देखे थे कि एनालिटिकल मेथड में कि जब ट्रायंगल लॉ से किसी भी रिजल्टेंट वेक्टर को निकालते हैं, यानी दो या दो से अधिक वेक्टर को जब हम देखते हैं तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, उसमें क्या करते हैं, रिजल्टेंट निकालते हैं। और उस रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होगा, है ना, किसका, मैग्नीट्यूड का और डायरेक्शन का, वो देखे थे। लेकिन अब हम आगे देखने वाले हैं कि उसी तरह से यदि दो या दो वेक्टर को ऐड करने के बाद किस मेथड से ऐड करेंगे, यानी आप इसको पैरेललोग्राम लॉ से मेथड आप किसको ऐड करते हो तो ऐड करने के बाद आपका क्या आएगा, रिजल्टेंट आएगा। तो उस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या होता है वो देखेंगे। ठीक है, जब देखते हैं तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ कौन सा लॉ है यहाँ पे। अब इस लॉ में हम लोग देखेंगे इस लॉ का में से जो रिजल्टेंट होगा उस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा और डायरेक्शन क्या होगा, उसके बारे में हम लोग को क्या करना पड़ेगा, स्टडी करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले देख लिया जाए यहाँ पर इस चीज़ को देखेंगे कि मान लो कि यहाँ पर एक वेक्टर है यहाँ पे और उस वेक्टर को हम लोग ऐड करते हैं, दो वेक्टर है उसको ऐड कर रहे हैं किस मेथड से, और उस पैरेललोग्राम लॉ लगाने के लिए टेल टू टेल से ऐड करेंगे। तो मान लेते हैं दो वेक्टर है और इस एक वेक्टर का नाम दे दिया इधर, इसको थोड़ा सा बड़ा फिगर बनाना पड़ेगा। एक वेक्टर ये है, ठीक है, और इस वेक्टर का नाम दे दिए हम लोग ए है, इसका दे दिए ओ और इसका नाम दे दिए ए। एक अनदर वेक्टर है ये और इसका नाम दे दिए हम लोग बी, समझ गए। और इसको जो है दो वेक्टर है इसको ओ ए लाइन से और ओ बी लाइन से रिप्रेजेंट कर दिए, इसका नाम देते हैं पी वेक्टर और इसका नाम क्या देते हैं हम लोग, क्यू वेक्टर। लेकिन हमको जानते हैं कि कौन सा लॉ अप्लाई करना होगा, कौन सा लॉ, पैरेललोग्राम। तो इससे अप्लाई करते हैं, तब तक ये अप्लाई नहीं होता है जब तक कि हम लोग क्या ड्रॉ नहीं करें। तो हम इसको ड्रॉ करते हैं, क्या ड्रॉ करेंगे, पैरेललोग्राम ड्रॉ करेंगे। तो जो ही ड्रॉ करते हैं तो ड्रॉ करने के बाद मेरा ये टर्म आया कि नहीं है, आ गया। अब हम मानते हैं जब ड्रॉ करने के बाद ये मान आया तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ हम बताए थे कि जब दो वेक्टर को किसी पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट साइड के द्वारा यानी ओ ए और ओ बी एडजेसेंट साइड है रिप्रेजेंट कर दिया जाए इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, तो इस केस में इसके कॉमन पॉइंट से जो पास करने वाली डायगोनल होगी ये दिस डायगोनल ऑलवेज रिप्रेजेंटिंग द रिजल्टेंट ऑफ दिस वेक्टर, और ये ऑलवेज क्या होगा रे, वेक्टर कौन सा होगा रे, P प्लस वेक्टर क्या होगा, Q वेक्टर होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत, दिस इज P एंड दिस इज Q, और ये कौन सा वेक्टर होगा, रिजल्टेंट। तो इस वेक्टर मैंने इस लॉ में भी देखे थे R इक्वल टू P प्लस Q, तो ये R रिजल्टेंट वेक्टर है। जब इस रिजल्टेंट वेक्टर की बात करते हैं तो इस रिजल्टेंट वेक्टर का भी क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन होगा, उसको भी निकाल के देखेंगे। तो यहाँ पर इसको निकालने के लिए हम लोग मान लेते हैं लेट, यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर मानेंगे और इसको देखेंगे, यहाँ पर करेंगे लेट, मान लेते हैं। मानने में क्या जाता, चलिए तो OP है यानी OA है, यहाँ पे देखना OA है, ये लेंथ ऑफ दिस लाइन है, ठीक है, और लेंथ हमेशा किसको रिप्रेजेंट करता है, मैग्नीट्यूड को। तो OA है तो मैग्नीट्यूड होगा किसका, मैग्नीट्यूड P का। तो जब भी P का मैग्नीट्यूड हो तो मोड लगा देंगे तो क्या बराबर होगा, P, सिंपल से P से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दूसरा है, अब ये किसको ऐड कर रहे हैं, OB को, यानी OB है और OB भी मैग्नीट्यूड होगा किसका, Q का। तो Q को मोड लगा देंगे, क्या हो जाएगा, ये Q हो जाएगा, बहुत बढ़िया। उसके बाद जो इस दोनों का जो रिजल्टेंट है वो डायगोनल होगा OAB, और इसको क्या मान लेंगे हम लोग, C मानेंगे, और ये मेरा होगा OC, जो डायगोनल होगा वो क्या है मेरा, इसका रिजल्टेंट है, और रिजल्टेंट का क्या मानते हैं हम लोग, R। कोई दिक्कत। लेकिन और एक चीज़ जान रहे हैं, इस दोनों के बीच का जो एंगल है, ये दोनों वेक्टर बीच का एंगल कितना है यहाँ पे, मान लिए तो दोनों बीच के एंगल का है थीटा है, तो हम लोग यहाँ पे कहेंगे, और ये थीटा क्या है रे, देखो एंगल बिटवीन किसके बीच के बीच है, P एंड क्या है रे, Q, यानी P एंड Q दो वेक्टर है उसके बीच का ये क्या है, एंगल है। यहाँ देखो दिक्कत, जब यहाँ तक कर लिए हैं तो फिर से आपको जानना ये भी पड़ेगा, झंडू बाम थोड़ा सा मजेदार देखिएगा कि हम जानते हैं जब भी कोई भी वेक्टर हो, याद रखिएगा, तो वो और ये पैरेललोग्राम हो तो उसका जो साइड, जो क्या कहते हैं, जो साइड होता है, अपोजिट साइड होता है वो इक्वल होता है, और क्या होता है, इक्वल होगा, और क्या होगा इसमें, क्या होगा, इक्वल होगा और पैरेलल होगा। यानी ये जो साइड है, कोई भी पैरेललोग्राम ले लो तो उसका जो साइड्स होगा, अपोजिट साइड होगा, इक्वल इन लेंथ होगा और पैरेलल होगा। कोई दिक्कत।
तो हम बात करते हैं ये जो ओ बी है ना, ये ओ बी मस्ट बी इक्वल टू क्या होगा, ये ए सी बराबर ओ बी मस्ट बी इक्वल टू ए सी, पैरेलल है। तो हम इसको यदि शिफ्ट करके यहाँ भी रख दिया जाए तो ओ बी ही क्या होगा मेरा, ए सी होगा, कोई दिक्कत। इसलिए ओ बी का जो मैग्नीट्यूड होगा, ओ सी का जो ए सी का जो मैग्नीट्यूड होगा, ए सी का मैग्नीट्यूड होगा, वो क्या होगा, सेम होगा, डायरेक्शन भी क्या होगा, सेम होगा, इसलिए लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो अब हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा ड्रॉ कर लेते हैं। क्या ड्रॉ करेंगे, तो मान लो यहाँ पर थोड़ा सा ड्रॉ करने के लिए क्या इसको आगे बढ़ा सकते हैं और यहाँ से इस पर क्या परपेंडिकुलर डाल सकते हैं। तो जो ही परपेंडिकुलर डालते हैं तो इस पॉइंट को हम लोग क्या मान लेते हैं, डी मान लेते हैं। और यहाँ पर क्या है, ये मेरा परपेंडिकुलर। तो ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल आल्सो क्या होगा रे, बोलो, होगा कि नहीं होगा। यदि ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल क्या होगा, थीटा होगा। यानी ये लाइन और ये लाइन पैरेलल लाइन है, और ये लाइन क्या करता है, इसको दोनों लाइन को क्या करता है, वो क्रॉस कर रहा है। इसलिए ये जो एंगल होगा और ये एंगल दोनों क्या होगा, सेम होगा। जब दोनों एंगल सेम है तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इन राइट एंगल ट्रायंगल ए डी, उसी तरह से सिमिलर, तो हम यहाँ पे ले सकते हैं इन ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा है, ए डी सी। इस ट्रायंगल, इस राइट एंगल ट्रायंगल में लेते हैं तो फिर से वही चीज़ निकालेंगे, कौन सा, साइन से। तो साइन से निकालेंगे तो यहाँ फॉर्मूला निकालेंगे और वो निकालेंगे साइन थीटा। और साइन थीटा हमेशा किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर मेरा क्या है, सी डी, हाइपोटेनियस मेरा क्या है, ए सी। तो यहाँ पे लिखेंगे बोलो ए सी, ये मेसी में मतलब होगा ए सी डी, सी डी। तो यहाँ पे लिखते हैं ये सी डी मस्ट बी इक्वल टू ए सी। ए सी मेरा क्या है, यहाँ से देखो, इस फॉर्मूला से देखो, ए सी मेरा क्या है, तो यहाँ पे लिखेंगे क्यू। अल्टीमेटली जब आगे जाएंगे तब अल्टीमेटली क्यू हो जाता है। और आगे यहाँ पर देखो क्या करते हैं, तो यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ सी डी निकालेंगे, ये जो सी डी है, ये सी डी निकालेंगे। तो यहाँ से जब सी डी निकालते हैं तो सी डी इक्वल टू होगा, ये इधर नीचे में इधर जाएगा तो ऊपर हो जाएगा। और यहाँ पर निकाले क्यू साइन थीटा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्या निकल गया, सी डी। तो हमारा जो ये सी डी है, यानी ये सी डी, ये निकला है मेरा कितना, क्यू साइन थीटा, निकल गया सी डी। अब आगे देखना है, फिर से यहाँ पे इसी ट्रायंगल में इन राइट एंगल ट्रायंगल जो ए डी सी था, ए डी सी, इसी में कॉस थीटा निकालेंगे। तो अब देखिए, तो सिंस कॉस थीटा, जब आप कॉस थीटा निकालते हो, कौन सा थीटा निकालते हो, ये कॉस थीटा। जब कॉस थीटा निकालते हो तो कॉस थीटा वैल्यू क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनियस। इस कंडीशन में ए डी बेस होगा और ए सी हाइपोटेनियस होगा। यहाँ क्या होगा, ए डी मस्ट बी इक्वल टू हाइपोटेनियस, क्या होगा रे, ए सी हो जाएगा। सॉरी, हाँ बहुत बढ़िया, ए डी मतलब ए डी और हाइपोटेनियस क्या है, ए सी। ए सी का मतलब क्या है, यहाँ पे देखो ए सी बोलो, क्यू है, बहुत बढ़िया। तो इस कंडीशन में यहाँ से जो वैल्यू निकलेगी ए डी का, और ए डी बराबर हो जाएगा क्यू कॉस थीटा। इक्वेशन नंबर क्या मान लेंगे, सेकेंड। तो यहाँ पर ये जो वैल्यू निकल रहा है, ये वैल्यू यहाँ से यहाँ तक ये निकल रहा है, कितना निकल रहा है बोलते जाओ, क्यू कॉस थीटा निकल गया, ये वैल्यू देखिए, बहुत बढ़िया। तो देखिए यहाँ तक जब निकल गया है तो देखो इसका वैल्यू निकल गया, इसका निकलना है। तो हम यहाँ पर देखते हैं एक ट्रायंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल ओ डी सी। जब ओ डी सी राइट एंगल की बात करते हैं तो हम फिर से लिखेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल ओ डी सी। जब ओ डी सी की बात करते हैं तो बहुत मजेदार आएगा, ओ डी सी। फिर इसमें से देखिए क्या, कौन सा प्रमेय लगाएंगे, कौन सा थ्योरी लगाएंगे, पाइथागोरस। तो जो पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं तो इसके अनुसार क्या होता है कि जो हाइपोटेनियस होता है वो ऑलवेज क्या होता है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर एंड क्या होगा, बेस। यानी क्या है, ये हाइपोटेनियस क्या है मेरा, ओ सी स्क्वायर हो गया ना, किसके बराबर होगा, मस्ट बी इक्वल टू, यहाँ से यहाँ तक क्या है मेरा, ओ डी स्क्वायर। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक ओ डी स्क्वायर है ना, और ये मेरा क्या होगा, ये परपेंडिकुलर, ये मेरा क्या होगा, सी डी स्क्वायर। बोलो जल्दी से, यस और नो, सही है ये सब। तो हमको देखना ओ सी। अब देखिए ओ सी की जब बात करते हैं, ओ सी मतलब क्या, लेंथ ऑफ रिजल्टेंट, और लेंथ ऑफ रिजल्टेंट इज मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड को क्या से कहते हैं, ओ सी, मैग्नीट्यूड। तो ओ सी क्या है मेरा, तो यहाँ पे पहले पुट करेंगे। देखिए यहाँ पर रहने दो, अभी कुछ नहीं करते हैं, यहाँ ओ सी रहने देते हैं एक बार। ओ सी एक स्टेप बढ़ाते हैं, ओ सी स्क्वायर, ओ डी मतलब होता है ओ डी। इस ओ डी को यहाँ से यहाँ तक लेंथ और यहाँ से यहाँ तक लेंथ क्या है, जोड़ देंगे। तो हम क्या करते हैं, ओ डी में क्या लिखेंगे, ओ ए प्लस क्या होगा, ए डी। ए डी का क्या करेंगे, स्क्वायर प्लस क्या होगा रे, सी डी का
स्क्वायर। आगे देखिएगा ओ सी, ओ सी मतलब क्या है, ओ सी आर रिजल्टेंट, यहाँ देंगे आर का स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू ओ ए, देखिए यहाँ पर पी, पी फॉर पप्पू, एडी 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 व्हाट, एडी देखो यहाँ पर निकला हुआ एडी, कितना निकला है, क्यू कॉस थीटा। देखो एडी जो निकाले थे, एडी बराबर क्यू कॉस थीटा, यहाँ से देखो एडी एडी यहाँ पर निकाले थे, निकल गया। इसका क्या होगा स्क्वायर प्लस सी डी, सी डी कितना है देखो तो सी डी क्यू कॉस थीटा, यहाँ से देखो सी डी क्यू कॉस थीटा, यहाँ पे देखें क्यू साइन थीटा, बहुत बढ़िया। क्यू डी क्या है मेरा, यानी सी डी क्या है मेरा, क्यू साइन थीटा, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब हम यहाँ पर फिर वही काम करेंगे, सिर्फ बच्चों वाली खेल होगा, कहता है किसका, इसका भी स्क्वायर होगा तो क्या होगा क्यू स्क्वायर, यहाँ पर होल स्क्वायर कर देंगे। ये अब यहाँ पर जो काम है वो सिर्फ फिजिक्स का काम खत्म, अब सिर्फ बच्चों की खेल है ना रे। कहता आता है तो खेल है, नहीं आता तो निकल जाता तेल है। तो देखेंगे कैसे, तो हम लोगों को तो आता है तेल नहीं निकलना, ये हमारे लिए क्या होगा, खेल होगा रे, बच्चों का खेल होगा। कैसे होगा, तो यहाँ पर निकालो सिंपल सा आर स्क्वायर इक्वल टू, इसको करेंगे तो क्या होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पर होगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस हो जाएगा 2pq क्या होगा रे कॉस थीटा, अब प्लस यहाँ पे क्या होगा क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर क्या होगा थीटा होगा। लेकिन आप लोगों को एक चीज़ पता है, यहाँ पे जो करने वाले हम लोग हैं, ये आर स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस यहाँ पर ये क्यू स्क्वायर है, ये कमीना है, दो जगह का पानी पी रहा है, यानी एक इसका भी पानी पी रहा है और एक इसका, इसलिए दोनों में कॉमन है, इसलिए कॉमन को ले लेते हैं। और यहाँ क्या बचेगा देखो तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा। यहाँ पर देखो तो कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा, और बाकी जो रेस्ट है वो उतार देंगे, यानी 2 क्या होगा पी क्यू क्या होगा रे कॉस थीटा होगा। लेकिन आपको पता है कि ये जो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा ये 1 के बराबर होता है। याद रखें, ट्रिगोनोमेट्री पढ़े होंगे अंडर मेट्रिकुलेशन 10th में ही पढ़े होंगे। और ये क्या है 1 होता है, जब इसका वैल्यू रखेंगे तो r इक्वल टू हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा प्लस 2pq क्या होगा रे कॉस थीटा हो जाएगा। और यहाँ से सिर्फ है, अब आगे चल के देखते हैं कि अब यहाँ से सिर्फ हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से सिर्फ r का वैल्यू निकालते हैं। तो जब r का वैल्यू निकालेंगे तो r इक्वल टू होगा, इधर रखेंगे तो क्या होगा, क्या बोलो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq, यहाँ पे क्या होगा रे कॉस थीटा होगा। और ये जो वैल्यू निकला है मेरा, यही वैल्यू, ये जो वैल्यू निकला है मेरा, यही वैल्यू मेरा क्या है, किसका फॉर्मूला है, रिजल्टेंट का। तो यह क्या होगा रे, दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ किसका, रिजल्टेंट। तो मैग्नीट्यूड तो निकल गया, यानी आर क्या था, मैग्नीट्यूड था। अब हमको क्या निकालना है, डायरेक्शन। तो आपको पता है जब भी लेंथ निकालना हो, यानी क्या मैग्नीट्यूड निकालना हो, तो इस फॉर्मूला से निकालेंगे एनालिटिकल मेथड में। लेकिन जब डायरेक्शन निकालना हो तो हमेशा क्या निकालना होता है, एंगल निकालना पड़ता है। तो मान लो ये मेरा ये क्या है, रिजल्टेंट है, और ये रिजल्टेंट वेक्टर P से कितने एंगल पे है, अल्फा एंगल से मान लेते हैं, ठीक है। तो इसी एंगल में देखते हैं, फिर से जब निकलते हैं तो यहाँ पर 4 डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में होगा, 4 डायरेक्शन। अब इस डायरेक्शन की जब हम बात कर लेते हैं तो डायरेक्शन के लिए देखेंगे फिर से वही ट्रायंगल, वही चीज ओ डी और सी। तो हम लिखेंगे कि क्या है, इन ट्रायंगल ओ डी सी। कौन सा ट्रायंगल है ये, राइट एंगल ट्रायंगल है। और राइट एंगल ट्रायंगल की जब भी बात करते हैं तो यहाँ पर हम लेंगे, यहाँ पर कौन सा चीज लेंगे रे, टेन अल्फा, पता होगा आपको टेन अल्फा। और टेन अल्फा इक्वल टू होता है, यानी क्या हो, जब भी 10 की बात करें तो 10 में होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। इस ट्रायंगल के लिए परपेंडिकुलर होगा सी डी और बेस होगा बोलो ओ डी। तो हम बात करेंगे परपेंडिकुलर बेस, तो परपेंडिकुलर मेरा होगा सी डी और बेस होगा मेरा बोलो ओ डी। आगे बात करते हैं सी डी, यहाँ पर लिख देंगे सी डी। लेकिन ओ डी की जब बात करते हैं, यहाँ से ओ डी की बात करते हैं तो ओ डी ओ ए प्लस ए डी, यहाँ पर होगा ओ ए प्लस क्या होगा ए डी।
अब यहाँ बात करते हैं, यहाँ पर आगे चल के तो यहाँ पर निकालेंगे tan अल्फा मस्ट बी इक्वल टू सी डी पता है, सी डी कितनी है मेरी सी डी, क्यू साइन थीटा, तो यहाँ पर लिखेंगे क्यू साइन थीटा, और ओ ए बताए थे क्या है ये, पी प्लस ए डी, और ए डी जो निकाली थी यहाँ से देखो ए डी ये है ना ए डी, और ये क्या है मेरा क्यू कॉस थीटा निकाले थे। तो यहाँ से जब अल्फा की बात करेंगे तो अल्फा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स, यहाँ पे क्या लेंगे क्यू साइन थीटा बाय क्या होगा पी प्लस क्यू कॉस थीटा। ये जो निकला है दिस अल्फा जो निकला, ये अल्फा रिजल्टेंट का है, अल्फा क्या है रिजल्टेंट जो है इस पी वेक्टर से कितने एंगल से जा रही है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ क्या होगा रिजल्टेंट। तो यही क्या होगा मेरा डायरेक्शन होगा, तो हम लिखेंगे दिस इज क्या होगा आपको बता दें, डायरेक्शन ऑफ किसका रिजल्टेंट है ना, रिजल्टेंट कौन है मेरा यहाँ माने आर, किसके साथ ये रिजल्टेंट बना रहा है विद वेक्टर पी के साथ बना रहा है, ये पी कमीना के साथ, यानी पी ये पी है ना, इस पी के साथ अल्फा एंगल पे जा रहा है, और कितने डिस्टेंस पे जा रहा है आर, और आर बराबर क्या है ये इतना। तो इस तरह से हम देखते हैं क्या कि जब आप एनालिटिकल मेथड से ट्रायंगल लॉ पर हो या पैरेललोग्राम लॉ पर हो, उस दोनों में देखते हैं कि जब दो वेक्टर को ऐड करते हैं तो दोनों ऐड करने के बाद जो रिजल्टेंट होता है उस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों मेथड से क्या आ रहा है सेम ही आ रहा है, कोई दिक्कत। तो इसलिए कहता है अब जब पता चल जाएगा जब सेम आ रहा है तो आप डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली सीधे कह सकते हो कि ट्रायंगल लॉ एंड जो पैरेललोग्राम लॉ है ये दोनों इक्विवेलेंट है, एक ही है, समान है, कोई दिक्कत नहीं है, यानी आप कोई भी लॉ लगा सकते हो। इसलिए यहाँ पर ये जो लॉ आ रहा है ये लॉ आर इक्वल टू रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू कॉस थीटा, इसी को हम लोग एक और लॉ कहते हैं जिसको हम लोग कहते हैं साइन लॉ यानी कोसाइन लॉ। इसी को हम लोग कौन सा लॉ कहते हैं कोसाइन लॉ, इस लॉ को हम लोग कोसाइन लॉ भी कहते हैं। ये जो लॉ है इस ये रिजल्टेंट निकला है इस रिजल्टेंट को हम लोग कोसाइन लॉ भी कहते हैं, कोसाइन लॉ भी कहते हैं, क्योंकि इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज है कोसाइन लॉ भी यूज हुआ, ठीक है, इसको कोसाइन लॉ भी कहते हैं। आइए कोई दिक्कत। तो ये था मेरा एनालिटिकल मेथड जब पैरेललोग्राम लॉ से क्या कहते हैं पैरेललोग्राम लॉ से दो वेक्टर को ऐड करते हैं तो उस ऐड करने के बाद जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के लिए क्या निकलेगा, इससे फार्मूला निकलेगा। और जो भी फार्मूला निकलता है ये फार्मूला ट्रायंगल लॉ से जो फार्मूला निकला था मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन के लिए किसका रिजल्टेंट वेक्टर का, दोनों क्या है सेम है, इसीलिए ट्रायंगल लॉ और क्या है पैरेललोग्राम लॉ दोनों क्या है इक्विवेलेंट है, ठीक है। लेकिन अब जो पढ़ने वाले हैं ये तो मात्र फॉर्मूला पढ़े हैं रे, लेकिन फॉर्मूला के बेस पर क्या क्या होगा वो अब देखेंगे, लेकिन वो देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। पॉज करो। आज का जो लेक्चर है वो टोटल का टोटल जो पिछली वाली लेक्चर है, पिछली वाली जो क्लास है उस टोटल उस क्लास से ही रिलेटेड है ना। लेकिन जो पिछली क्लासेस था, पिछला जो लेक्चर था, उस लेक्चर में हम सब क्या पढ़े थे उसको पहले से रिव्यू करें, फिर उसके बाद हम लोग काम करेंगे। तो पिछले लेक्चर में हम लोग जो पढ़े थे कि आपको एनालिटिकल मेथड से, किस मेथड से, एनालिटिकल मेथड से आपको वेक्टर एडिशन देखे थे, और उस वेक्टर एडिशन के लिए मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन के लिए क्या देखे थे, फॉर्मूला देखे थे। आप देख लो, मान लिया जाए कोई दो वेक्टर है, मानते एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर ये है, दो वेक्टर मान लिए थे, दो वेक्टर है, ए वेक्टर का नाम दे ए और दूसरा वेक्टर क्या है मेरा बी वेक्टर, ठीक है। इस वेक्टर को आप ऐड करो, किसी भी मेथड से ऐड करो, चाहे आप लोग हेड टू टेल करो या टेल टू टेल करो, किसी भी मेथड से आप ऐड करते हो। तो ऐड करने के बाद या तो आप कैसे ऐड करोगे, या तो ऐसे ऐड करोगे इसको, या तो आप ऐसे ऐड करोगे जिसको हम लोग कहेंगे ए और ये मेरा क्या होगा बी हो जाएगा, इस तरह से ऐड करोगे, यहाँ तो कोई दिक्कत। और जब ऐड करोगे तो निश्चित रूप से दोनों के बीच में क्या होगा एंगल, कुछ न कुछ एंगल होगा। आपको बता दें कि जो जब भी किसी भी दो वेक्टर को ऐड करते हैं तो उस वेक्टर का जो ऐड करने के बाद जो रिजल्टेंट होता है वो टोटली रिजल्टेंट डिपेंड करता है उसके बीच के एंगल पे, ठीक है। एंगल चेंज होगा तो रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों क्या होगा चेंज हो जाएगा। तो देखिए क्या होता है, तो चाहे इसको ऐसे जोड़ो, चाहे ट्रायंगल लॉ से जोड़ो, हेड टू हेड जोड़ो यानी हेड टू टेल जोड़ो या टेल टू टेल जोड़ो, सारे का जो रिजल्टेंट होगा वो रिजल्टेंट हमेशा ये होगा जिसको हम लोग क्या कहेंगे रे
आर इसका रिजल्टेंट ये होगा, ये थीटा यदि एंगल मान लिया जाए ये रिजल्टेंट आर होगा। और आर का जो फॉर्मूला देखे थे ये आर मस्ट भी इक्वल टू हुआ था रिजल्टेंट के लिए, वो रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये क्या था, कॉस थीटा था। ठीक है, पर डायरेक्शन जब निकालते हैं इसका डायरेक्शन दे दिए, इसको डायरेक्शन मान लिया जाए, अल्फा मान लिया जाए, तो ये जो डायरेक्शन होगा हमेशा इस डायरेक्शन को मान लिया जाए तो डायरेक्शन क्या है इसका, अल्फा होगा। और अल्फा इक्वल टू क्या था हम बताए थे, tan इनवर्स रूट अंडर क्या था यहाँ पर ए के साथ लेंगे तो यहाँ पे क्या था b है, तो यहाँ पे क्या होगा b साइन थीटा और यहाँ पे था a प्लस b कॉस थीटा। ये देखिए सिंपल सा बट है, लेकिन ये इस अल्फा को इसके साथ लिए, किसके साथ, a के साथ, यानी a के साथ डायरेक्शन में है। यदि कोई कहते कि b के साथ कितनी डायरेक्शन में, यदि अल्फा हो b के साथ अल्फा में हो तो यही अल्फा कितना हो जाएगा tan इनवर्स, बस कुछ नहीं कि जहाँ पर b है वहाँ पर क्या पुट कर देंगे a लगा देंगे, यहाँ पर हो जाएगा a साइन थीटा और यहाँ पर एक जगह क्या देंगे b प्लस a कॉस थीटा, कुछ नहीं होगा और ये दोनों क्या होगा डायरेक्शन होगा। तो इस मेथड से हम लोग रिजल्टेंट और क्या निकाल, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकाल। लेकिन हम बताए थे अभी देख रहे होते हैं कि जब भी दो या दो वेक्टर को ऐड करते हैं तो उस ऐड करने के बाद जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है वो रिजल्टेंट वेक्टर का जो वैल्यू होता है वो टोटली डिपेंड कर रहा होता है कि दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, यानी एंगल चेंज तो वैल्यू चेंज। तो अब देखेंगे कुछ कंडीशन देखेंगे किस किस कंडीशन में मैग्नीट्यूड क्या होगा। लेकिन उससे पहले यह भी जानना होगा कि किसी भी दो वेक्टर का जो रिजल्टेंट होता है वो हमेशा उस दोनों वेक्टर के बीच में होगा, यानी सेंटर में नहीं। यदि दोनों वेक्टर के बीच से होगा या कभी इधर का भी कभी इधर, वो डिपेंड करता है जिस वेक्टर को ऐड कर रहे हैं उसके मैग्नीट्यूड पे। ठीक है, यदि मान लिया जाए हम बात कर लेते हैं कि एक वेक्टर को इधर ऐड कर दिए, इसका नाम क्या है b, एक वेक्टर को इधर ऐड कर दिए, इसका नाम क्या है a कर दिए और इसके बीच का एंगल कितना है थीटा। अब इसका रिजल्टेंट जब भी होगा वो इसकी क्या होगा रे, बीच में होगा, ये इसका क्या हो जाएगा रिजल्टेंट। लेकिन याद रखना है हमेशा बीच से नहीं होगा। यदि इस दोनों वेक्टर में से जो वेक्टर ज्यादा स्ट्रांग होता है, जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होता है, वो उधर की ओर शिफ्ट होते जाती है। ठीक है, उधर की ओर डायरेक्शन में क्या होती है वो शिफ्ट होते जाती है, उसके नजदीक में रिजल्टेंट होगा। यदि जो कम होगा, जिसका मैग्नीट्यूड कम होगा जिस वेक्टर का, उसकी क्या होगा दूर जाती जाएगी। ठीक है, तो हमेशा जब भी रिजल्टेंट होगा वो हमेशा जिन दो वेक्टर को जोड़ते हैं उस वेक्टर की कहाँ से हो जाती है, उस दोनों के बीच में ही होगी, है ना। वो डिपेंड करता है इस दोनों का मैग्नीट्यूड कितना होगा। ठीक है, लेकिन दोनों की जब भी होगा कहाँ पर होगा, बीच में। या तो इधर भी हो सकता है या इधर भी हो सकता है या तो इधर भी, कहीं भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है इस दोनों का मैग्नीट्यूड कैसा है। अधिक मैग्नीट्यूड उसके नजदीक में रिजल्टेंट होगा, कम मैग्नीट्यूड उससे दूर क्या होगा रिजल्टेंट होगा। लेकिन जब भी रिजल्टेंट होगा दोनों वेक्टर के बीच में होगा। सही, अब समझ गए क्यों बता रहे हैं, क्योंकि जब बहुत सारा कंडीशन देगा न्यूमेरिकल बनाने के लिए तो उसमें हमको इसको भी देखना होगा। ठीक है, अब आगे देखेंगे कैसे होगा। तो अब कंडीशन देखेंगे आज की क्लास में कि क्या क्या कंडीशन हो सकता है, क्योंकि जो वेक्टर जो है एडिशन करते हैं तो जब किसी भी दो वेक्टर को जब ऐड करते हैं तो उस दोनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट होगा वो रिजल्टेंट डिपेंड करता है दोनों वेक्टर के बीच के एंगल पे डिपेंड करता है। एंगल चेंज, मैग्नीट्यूड का डायरेक्शन और रिजल्टेंट का क्या कहते हैं, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों क्या होगा चेंज होगा। तो कंडीशन देखते हैं, केस देते हैं, यहाँ पे कहते हैं कंडीशन। बहुत मजेदार चीज है, इसी कंडीशन पर हम लोग शॉर्टकट मारेंगे, बहुत ज़्यादा शॉर्टकट मारेंगे आज। ठीक है, कैसे, मान लो यहाँ पे कह रहा है पहला कंडीशन है एंगल पे डिपेंड करता है, तो कैसे, तो मान लेते हैं लेट, यहाँ मानते हैं ईफ है, यहाँ पे एक नंबर मानेंगे थीटा इक्वल टू, यानी ईफ है थीटा इक्वल टू, दोनों बीच दो वेक्टर है और उस दोनों वेक्टर के बीच के एंगल क्या है यहाँ पे थीटा। तो यहाँ पे देखेंगे थीटा और थीटा मस्ट भी इक्वल टू, यदि मान लिया जाए कितना डिग्री 0 डिग्री, कितना, यानी दो वेक्टर के बीच का एंगल क्या हो 0। कब दो वेक्टर का एंगल 0 हो सकता है, ये एक कंसीडर, ये दो कंडीशन बन सकता है, या तो दोनों वेक्टर क्या हो पैरेलल हो, यानी ए और ये मेरा क्या हो गया बी, दोनों वेक्टर क्या है पैरेलल हो। जब दो वेक्टर पैरेलल हो, या ऐसा हो सकता है कि दोनों वेक्टर का डायरेक्शन क्या हो, एक वेक्टर ए हो गया और ये दूसरा वेक्टर क्या हो गया बी, क्या ना सेम डायरेक्शन है। तो इस कंडीशन में दोनों वेक्टर के बीच के एंगल क्या होगा 0। जब दोनों वेक्टर के एंगल के 0 हो जाए तो रिजल्टेंट क्या होगा, है ना। देखो इसके बीच के एंगल 0 है ना, दोनों सेम डायरेक्शन है। कैसे, देखो इसका टेल यहाँ पर मान लीजिए यहाँ से ये यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया क्या बी, और यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया इसका ए, मतलब दोनों टेल है, कितना एंगल होगा दोनों बीच में 0 होगा, या दोनों फिर क्या पैरेलल हो 0 होगा। तो अब हमें यहाँ पे देखना है इस कंडीशन में जब रिजल्टेंट निकालते हैं तो आर इक्वल टू होता है रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या होगा रे कॉस
थीटा, और थीटा की बात करते हैं तो थीटा का स्थान कितना देंगे यहाँ पर 0 डिग्री, यहाँ पे देंगे cos 0 डिग्री। ठीक है, मैग्नीट्यूड के लिए तो हम जानते हैं cos 0 का वैल्यू कितना, बोलो। तो यहाँ पर अपने खोपचा बना लो थोड़ा सा, जो नहीं जानते हो तो जान जाओ कि cos 0 का वैल्यू हमेशा 1 होगा, बट जो जानते हो उसके लिए बहुत बढ़िया। तो ठीक है, देखिए r इक्वल टू, तो हम यहाँ पर डायरेक्टली लिखेंगे cos 0 का वैल्यू 1 पुट कर देंगे तो यहाँ डायरेक्टली आएगा a प्लस बी प्लस क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आएगा। अल्टीमेटली जानते हैं ये फॉर्मूला आ रहा है a प्लस बी के होल स्क्वायर पे, तो a प्लस बी का होगा होल स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल आउट तो निकलेगा a इक्वल टू होगा a प्लस बी, और ये जो रिजल्टेंट होता है इसको कहेंगे मैक्सिमम, इसको हम लोग क्या कहेंगे, मैक्सिमम मैग्नीट्यूड। आपको बात करें तो जब भी दो वेक्टर को ऐड करते हो, याद रखना, जब भी किसी भी दो वेक्टर को जब ऐड करते हो तो ऐड करने के बाद यदि उसका डायरेक्शन सेम हो, यानी क्या एक ही डायरेक्शन में हो, इसके बीच के एंगल 0 डिग्री हो, तो उसका रिजल्टेंट हमेशा क्या होता है, मैक्सिमम होता है। और वो कितना होता है, a प्लस बी होता है, यानी मैग्नीट्यूड जो होगा, रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा a वेक्टर का मैग्नीट्यूड प्लस b वेक्टर का मैग्नीट्यूड। यदि देख लिया जाए इन केस, इफ मान लीजिए, इसी में देख लो एक टर्म आ रहा है, इफ है वेक्टर a का मैग्नीट्यूड बराबर वेक्टर b का मैग्नीट्यूड क्या हो, यानी इसका मतलब क्या होता है, a बराबर क्या है, यानी क्या है कि जब दो वेक्टर जिसको ऐड कर रहे हैं, यानी a वेक्टर ऐड कर रहे हैं, b वेक्टर ऐड कर रहे हैं, a का मैग्नीट्यूड a b का मैग्नीट्यूड दोनों बराबर हो, तो इस कंडीशन में, और ये बराबर हो, यहाँ पर r बराबर हो जाएगा रे 2a हो जाएगा, बोलो यस और नो, 2a होगा, याद रख लेना। अब यहाँ पे एक टर्म निकल रहा है, क्या तुरंत यहाँ से निकल रहा है, यहाँ से ये निकालेंगे, या तो यहाँ से एक टर्म और निकल रहा है a इक्वल टू r बाय 2। तो अब यहाँ पे एक रिजल्टेंट कहेगा कब से, यदि जब कभी भी टू सिमिलर वेक्टर को ऐड कर दिया जाए जो सेम डायरेक्शन में है, और तो उसका रिजल्टेंट हमेशा कैसा होगा, डबल होगा उस वेक्टर के, है ना, क्या होगा, डबल होगा। या टू सिमिलर वेक्टर है और उस सिमिलर वेक्टर का सिमिलर वेक्टर तो मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी सेम होगा। जब दो सेम वेक्टर को ऐड करते हैं तो उसका जो रिजल्टेंट होगा वो कितना होगा, वो हमेशा क्या होगा, उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड के डबल होगा। ठीक है, यहाँ उसको दिक्कत, ये कंडीशन नंबर क्या था मेरा, फर्स्ट था। इसी के साथ हम जब कंडीशन नंबर 2 पे जाते हैं तो उसको देखिएगा, क्यों अभी कभी इस कंडीशन पे न्यूमेरिकल नहीं बनाए हैं, बनाएंगे काम आएगा, आगे बहुत काम आएगा रे। तो अब कंडीशन नंबर क्या देखेंगे, 2 बिकॉज ऑफ है यू, तो देखेंगे कंडीशन नंबर 2। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे 0 डिग्री था, अब देख लेते हैं कि इफ है थीटा इक्वल टू कितना हो रे 180 डिग्री, पर किस कंडीशन में दो वेक्टर के बीच का एंगल कितना हो सकता है, 180 होगा। इसके लिए दो ही कंडीशन है, ये दोनों के बीच का डायरेक्शन हमेशा क्या होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए। तो मान लिया जाए कि एक वेक्टर इधर काम कर रही है, इसका नाम क्या दे दिए ए वेक्टर, और एक वेक्टर जस्ट अपोजिट जा रही है, वो क्या करे, उसको क्या कहेंगे बी वेक्टर। तो इस दोनों के बीच का एंगल कितना होगा 180 डिग्री। जब दो वेक्टर के बीच का एंगल 180 डिग्री हो उसका रिजल्टेंट किधर होगा, तो ये देखिएगा, तो जो रिजल्टेंट होगा तो यहाँ पे देखेंगे r निकालेंगे, तो r मस्ट भी इक्वल टू होगा रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कॉस क्या होगा रे 180 डिग्री। बहुत बढ़िया, बताते जाओ। और इस आप लोगों में से कितने लोग जानते हो कि कॉस 180 का वैल्यू कितना होता है, बताओ कितना होता है जल्दी। तो कॉस 180 का वैल्यू होता है -1, जो जानते हो सही है, जो नहीं जानते हो जान जाओ। कॉस 180 का वैल्यू माइनस कॉस 180 का वैल्यू -1 आता है, याद रख लेना। तो अब यहाँ पर देखेंगे, आगे देखते हैं कि r मस्ट बी इक्वल टू यहाँ पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस, अब देखो कॉस 180 की वैल्यू -1 रखेंगे तो -1 प्लस 1 क्या होगा रे, माइनस प्लस माइनस मल्टीपल है, यहाँ पर हो जाएगा 2ab हो जाएगा। आगे देखिए r इक्वल टू इसको करेंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये और कैंसिल आउट, तो r इक्वल टू होगा a माइनस बी, और इसको कहेंगे मिनिमम क्या करे
रिजल्ट मिनिमम क्या होगा यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ क्या होगा रे रिजल्टेंट। लेकिन एक देखना है यहाँ पर, हम यहाँ पर आगे चल के देखिएगा, यहाँ पर R इक्वल टू A माइनस B का मोड ले लेते हैं। मोड समझते हो? मोड का मतलब होता है रिजल्टेंट कभी निगेटिव, मैग्नीट्यूड कभी मैग्नीट्यूड कभी निगेटिव नहीं हो सकता है, तो इसलिए मोड ले सकते हैं। ये डिपेंड करता है, यदि A का वैल्यू अधिक होगा तो पॉजिटिव, यदि A का वैल्यू कम होगा तो क्या हो जाएगा निगेटिव। ठीक है, इसलिए हमें रिजल्ट मोड ले लिए हैं, समझ रहे हैं? तो इसका डायरेक्शन किधर होगा? तो जिस वेक्टर का डायरेक्शन मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा उसी की डायरेक्शन में इसका रिजल्टेंट का क्या होगा डायरेक्शन होगा। ये समझ गए? अब देखिए कंडीशन और देते हैं। यदि इफ है, यहाँ पर मान लिया जाए ये दोनों वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है इफ A बराबर क्या हो B हो जाए, इस कंडीशन में R इक्वल टू क्या होगा A माइनस B, A और B बराबर है तो क्या हो जाएगा 0। तो किस कंडीशन में रिजल्टेंट वेक्टर 0 होता है? याद रखना, जब 2 इक्वल वेक्टर पर 2 अपोजिट वेक्टर निकालना हो, रिजल्टेंट 2 अपोजिट वेक्टर का क्या निकालना हो रिजल्टेंट निकालना हो, उसका मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होगा 0 होगा। अपोजिट वेक्टर मतलब क्या होगा? अपोजिट वेक्टर मतलब क्या होगा? मैग्नीट्यूड भी क्या होगा सेम होगा, बट डायरेक्शन क्या होगा अपोजिट होगा। कोई दिक्कत? और ये हमसे क्या होगा मिनिमम वैल्यू होगा। तो एक यहाँ पे एक बात आ रहा है, मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना वैल्यू हो सकता है किसी वेक्टर का? मिनिमम से मिनिमम। इसका मतलब है यहाँ पे एक टर्म निकल के आती है जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखते हैं, किसी भी वेक्टर का रिजल्टेंट जो होगा वो सिर्फ लाइक करेगा, मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू होगा A प्लस B, और मिनिमम से मिनिमम हो सकता है A माइनस B। इसी के बीच में लाइक करेगा, या तो इसकी क्या होगा या तो इसके देखो, या तो इससे क्या होगा रे लाइक कर रहा है ना A प्लस B मैक्सिमम से मैक्सिमम, या मिनिमम से मिनिमम A माइनस B। यानी किसी भी वेक्टर का वैल्यू, यानी किसी भी रिजल्टेंट वेक्टर का जो वैल्यू होगा वो हमेशा दो वेक्टर के मैग्नीट्यूड का या तो सम होगा या तो क्या उसका डिफरेंस होगा। इसी दोनों के बीच में क्या करता है लाइक करता है। देखिए लाइक करेगा कि नहीं करेगा, यानी क्या होगा वेक्टर और क्या मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर मस्ट बी लाई बिटवीन द क्या होगा रे किसके बीच में लाइक कर रहा है A प्लस बी एंड A माइनस B। या तो मैक्सिमम वैल्यू इतना होगा या माइनस वैल्यू क्या मिनिमम वैल्यू इतना होगा, या इस दोनों के वैल्यू के बीच में होगा। ठीक है, यहां तो समझ गए हैं। अब कंडीशन नंबर हम लोग 3 पे जाएंगे, और वो कंडीशन नंबर 3 क्या है देखते हैं। अगला कंडीशन नंबर 3। अब आगे जो देखना हमको वो था कंडीशन नंबर क्या था 6 नहीं 3 था, सॉरी 3 था। तो इस कंडीशन नंबर 3 में देखेंगे कि इफ है थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो जाए तो क्या होगा। यानी क्या है, जब जिस दो वेक्टर को ऐड कर रहे हैं इन दोनों वेक्टर के बीच का जो एंगल क्या हो 90 डिग्री हो, यानी दोनों परपेंडिकुलर हो आपस में। तो इस कंडीशन में क्या हो सकता है, जब दोनों परपेंडिकुलर हो तो वो ऐसा हो सकता है, इसका फिगर वो ऐसा हो सकता है, या तो एक वेक्टर ऐसा होगा एक वेक्टर ऐसा होगा। यानी क्या है, एक वेक्टर A है और दूसरा वेक्टर क्या है B है, और दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री। तो अब इसका क्या होगा, रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा। तो जब इसका रिजल्टेंट निकालते आपको पता है कि रिजल्टेंट जब भी होगा बोलो हमेशा दोनों वेक्टर के बीच में होगा, तो इधर से ही गुजरेगा। वो डिपेंड करता है मैग्नीट्यूड पे। तो वो क्या होगा, यहाँ पर मानते हैं ये R वेक्टर हुआ, तो इसका R का जो मैग्नीट्यूड निकालना है तब इस कंडीशन में R मस्ट बी इक्वल टू बोलो हाँ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, यहाँ पर होगा कॉस 90 डिग्री। थीटा का सम क्या है 90 डिग्री है, और सभी को पता है, जो जानते हो तो ठीक है और नहीं जानते हो तो कॉस 90 इसका वैल्यू हमेशा क्या होता है रे 0, यानी 0 इज द हीरो ऑफ मैथमेटिक्स, ये जान लो। इसलिए R इक्वल टू यहाँ पर हम देखेंगे, यानी कॉस 90 की वैल्यू 0 होता है, इस 0 को पुट करेंगे तो ये पूरा वैल्यू 0 हो जाएगा। इस 0 को हम लोग हटा दें तो यहाँ पर क्या करें A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, और ये मैग्नीट्यूड होगा रे। ठीक है, ये क्या हो जाएगा इसका बोलो मैग्नीट्यूड। लेकिन अब डिपेंड करता है यहाँ पे कि यदि यहाँ पर मान लिया जाए इफ है A वेक्टर और दोनों B वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो सेम कंडीशन में हो, तो इस कंडीशन में R बराबर हो जाएगा रूट अंडर A स्क्वायर प्लस क्या होगा रे S, क्योंकि A और B दोनों बराबर है। जब A और B दोनों बराबर है तो A स्क्वायर B का स्थान भी A पुट कर सकते हैं। अल्टीमेटली ये जाएगा रे 2A स्क्वायर, तो R निकल जाएगा रे रूट अंडर 2A। कोई दिक्कत
तो आपको पूछ देगा कि किसी भी दो वेक्टर का यानी दो सिमिलर वेक्टर का रिजल्टेंट निकालना हो तो वो क्या होगा रे, √2a हो जाएगा। और ये था आपका रिजल्टेंट। ठीक है, पॉज कर दो। देखना है ये क्या होगा, तो कंडीशन नंबर 4 और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कैसे निकालेंगे, किस कंडीशन में निकालेंगे, बड़ी मजेदार टॉपिक हो जाएगा रे झंडू बाम। देखते हैं, मजा आएगा, है ना। और देखते हैं, यदि मान लिया जाए इफ है थीटा इक्वल टू 60 डिग्री हो जाए रे, तो कुछ तो हो सकता है। थीटा इक्वल टू क्या हो, 60 डिग्री हो जाए। तो जब थीटा इक्वल टू 60 डिग्री हो जाए तो कुछ तो बात देखते हैं क्या है रे, कुछ तो होगी नहीं होगी। तो देखते क्या होगी इस कंडीशन में। हम जब देखना चाहते हैं तो यहाँ पे देखेंगे तो थीटा इक्वल टू यहाँ पे मान लेते हैं कि ये मेरा ए वेक्टर है और ये मेरा कितना वेक्टर है, बी वेक्टर है। इसके बीच का एंगल कितना है रे, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। तो निश्चित रूप से इसका क्या होगा, ये रिजल्टेंट होगा। तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना होगा वो निकालना है कंडीशन में। तो देखते हैं कि यानी आर इक्वल टू होगा √अंडर बोलते जाओ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस होगा 2ab क्या होगा cos 60 डिग्री। आपको पता है cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना हो, सभी को पता है कि cos 60 डिग्री जो वैल्यू होता है वो होता है आई थिंक √1/2 आई थिंक 1 cos 60 डिग्री 1/2 आई थिंक। बोलो cos क्या, cos 60 का वैल्यू कितना होगा 1/2। यहाँ पर जस्ट वैल्यू पुट कर दो, r इक्वल टू हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस होगा 2ab। और यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, बोलो 1/2। जो ही पुट करते हैं तो मज़ेदार बात होगा रे, 2 कैंसिल आओ, जो रिमेनिंग पोर्शन होगा वो होगा रे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस क्या होगा रे ab। ये रिजल्टेंट होगा। लेकिन इन केस इफ है यदि a और b दोनों का वैल्यू मैग्नीट्यूड सेम हो जाए तो इस कंडीशन में बड़े मजेदार टॉपिक हो जाएगा। देखो क्या, r इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b के स्थान पे भी क्या देंगे, a देंगे, a स्क्वायर प्लस एक तो है ही और a के स्थान पे भी b देंगे, b के स्थान पे क्या देंगे, a देंगे तो क्या होगा a स्क्वायर। तो अल्टीमेटली आपको आएगा a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये भी a स्क्वायर होगा, अल्टीमेटली 3a स्क्वायर। जब निकालोगे तो r इक्वल टू होगा √3a। देखो रिजल्टेंट निकला, शॉर्ट फॉर्म बनाने का तरीका, और बहुत मज़ेदार चीज़ होगा ये, है ना। ये था, निकल गया। ये कंडीशन कब था, जब दो वेक्टर के बीच के एंगल कितना डिग्री हो, 60 डिग्री हो। अभी देखो कैसे पुछ निकालते, पच निकालते रहे, है ना रे। तुम लोग कहेगा सर मजा आ गया, मेरे रस के कमर इस मोबाइल में क्या कहते हैं, इस न्यूमेरिकल को बनाकर, क्योंकि टोटल का टोटल न्यूमेरिकल किसी न किसी कंसेप्ट बेस्ड पे होगा। आपको याद रख लेना, जब भी आप कंपटीशन या न्यूमेरिकल बनाते हो, किसी भी चीज़ से शॉर्ट किसी भी तरीका से बनाते हो, कॉन्सेप्ट से ऊपर जा नहीं सकते। कॉन्सेप्ट को आपको हमेशा कंसीडर करना ही होगा। यदि आपके पास कॉन्सेप्ट है तो वो पुट बनेगा, क्या बनेगा रे, न्यूमेरिकल बनेगा, है ना रे। तो अब ये था कंडीशन नंबर। इसके बाद क्या देखेंगे, 5th देखेंगे, और वो होगा, पॉज मारो, कंडीशन नंबर 6 5th। चलिए, तो कंडीशन नंबर 5 और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कई दफ़ा इसको न्यूमेरिकल हम बनाएंगे। देखेंगे कितना है। यदि मान लिया जाए इफ है थीटा इक्वल टू 120 डिग्री हो जाए तो हम लोग क्या करेंगे, थीटा इक्वल टू 120 डिग्री हो तो क्या करें। इस कंडीशन में हम लोग देखेंगे कि कब हो सकता है 120, या तो एक वेक्टर इधर होगा a और एक वेक्टर क्या होगा इधर होगा, इसका नाम क्या देंगे b, और ये जो एंगल होगा ये थीटा, और थीटा इक्वल टू क्या होगा रे 120 डिग्री। देखो है कि नहीं, एक वेक्टर इधर है और एक वेक्टर इधर, इसके बीच का एंगल कितना होगा 120 होगा। जब भी रिजल्टेंट हम बताए थे, जब भी रिजल्टेंट होगा दो वेक्टर का, वो हमेशा उसके बीच में होगा। और बीच मतलब किस, दोनों के बीच में यहाँ कहीं भी हो सकता है, पर डिपेंड करता है किसका मैग्नीट्यूड कैसा है। मैग्नीट्यूड जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा उसके तरफ ज़्यादा होगा, नज़दीक में होगा। और ये क्या है आर वेक्टर। इस आर वेक्टर का हम रिजल्टेंट निकालेंगे तो आर इक्वल टू होगा, बोलते जाओ, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस क्या होगा रे 2ab थीटा, यानी cos थीटा। cos थीटा के स्थान पर 120 है, तो यहाँ पर लिखेंगे cos 120। लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी खपचा की बात करते हैं, यहाँ बात करेंगे cos 120 हाउ मच, मैं बोलो cos 120 का वैल्यू कितना होगा, बोलो
तो बहुत बढ़िया, जो जानते हो ठीक है, जो नहीं जानते हो उसके लिए -1/, याद रखना cos 120 -1 क्या cos 1 क्या कहते हैं, cos 120 -1/2, cos 120 -1/2 इसका वैल्यू होगा। तो याद रखिए, पुट कीजिए, तो यहाँ पर r इक्वल टू रूट अंडर a² प्लस b² प्लस की जगह प्लस माइनस पुट करेंगे तो -2ab/1/2 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 2 से 2, बोलो r इक्वल टू रूट अंडर a² प्लस b² माइनस क्या होगा रे, ab होगा। लेकिन यदि a और b दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो जाए तो इस कंडीशन में जब निकालेंगे r इक्वल टू होगा a² प्लस b के स्थान पर भी a देंगे क्योंकि दोनों बराबर है, a² माइनस a इंटू b के स्थान पर भी क्या देंगे, a देंगे। अल्टीमेटली देखो r इक्वल टू यहाँ से देखेंगे तो क्या होगा, a² प्लस a² माइनस a इंटू a² यहाँ पे ये और ये कैंसिल आउट, जो रिमेनिंग पोर्शन बच रहा है यहाँ पे, जो रिमेनिंग पोर्शन है वो है r, और r इक्वल टू रूट अंडर a² यानी r इक्वल टू क्या होगा, a, यानी क्या है, सभी वेक्टर का रिजल्टेंट वेक्टर सबका मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है, सेम हो रहा है। बड़ी मज़ेदार बात है, देखो कैसे होगा। और ये था कंडीशन, और इसी कंडीशन पे बहुत सारा न्यूमेरिकल बनाएंगे। ठीक है, देखते हैं कैसे न्यूमेरिकल बनाते हैं। तो अब देखिए, इसी बेस पे जब न्यूमेरिकल बनाएंगे तो कैसे बनाते हैं, तो देखिए पहला न्यूमेरिकल आप लोगों के लिखते हैं। ठीक है, तो आप लोगों के लिए ये रहा पहला न्यूमेरिकल, पॉज करो।